आज हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आ गए आप। तो आज का हमारा चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एसिड्स होते क्या हैं। हमारे आसपास की कई चीजों में एसिड्स होते हैं, जैसे लेमन, नींबू के अंदर भी एसिड होता है। एंड नींबू का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा टेस्ट होता है। तो जो एसिड्स होते हैं वो सारे खट्टे टेस्ट के होते हैं, यानी दे आर सोर इन टेस्ट। सोर यानी खट्टा। क्या तुम लैब में जाके सभी एसिड्स को टेस्ट करोगे? नहीं, क्योंकि कई एसिड्स बहुत हार्मफुल होते हैं, तो अब हर एसिड को हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लिटमस पेपर का। तो जो ये एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। एंड अगर लिटमस रेड ही हुआ तो वो रेड में ही रहेगा। तो एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। पर अब इसे याद कैसे रखें? तो एसिड ए से स्टार्ट होता है, एप्पल भी ए से स्टार्ट होता है, एंड एप्पल का कलर होता है रेड। एंड एसिड लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। तो अब तुम्हें याद करने में थोड़ी दिक्कत कम होगी। तो जब हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो हमें H+ आइंस मिलती है, यानी एसिड को वाटर में डालो, H+ निकालो। अगर कोई चीज वाटर में मिली हुई है तो उसे हम एक्वस कहेंगे। तो एसिड की एक्वस सॉल्यूशन में H+ आइंस मिलते हैं। तो अब देखते हैं बेसिस। बेसिस कड़वे होते हैं, यानी दे आर बिटर इन टेस्ट। बिटर यानी कड़वा। एंड बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, एंड ब्लू लिटमस तो ब्लू में ही रहेगा। बेसिस बी से स्टार्ट होते हैं, ब्लू भी बी से स्टार्ट होता है। तो बेसिस रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एंड बेसिस एक्वस सॉल्यूशन में OH- साइंस रिलीज करते हैं। जैसे एसिड्स H+ साइंस रिलीज करते थे, वैसे बेसिस OH- साइंस रिलीज करते हैं। तो अब रह गए सॉल्ट्स। तो एसिड एंड बेस को मिलाने पे सॉल्ट मिलता है। अभी के लिए इतना बहुत है, आगे हम सॉल्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, यानी अलग अलग चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले मेटल को एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो जब हम एसिड एंड मेटल का रिएक्शन कराते हैं तब हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलती है, यानी एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड सेम यही चीज बेसिस के साथ होती है, यानी बेस प्लस मेटल गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है HCl प्लस Mg। HCl एसिड है, Mg मेटल है। Mg यानी मैग्नीशियम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस तो बननी है, तो हम हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं, यानी HCl के साथ वाला H हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अब बच के Mg एंड Cl, एंड इन दोनों को मिला के सॉल्ट बना दो, तो ये बन जाएगा MgCl2। ऐसे ही अगर हम बेस ले NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, प्लस Zn जिंक, ये एक मेटल है। तो हमें पता है कि एक हाइड्रोजन गैस तो बननी है, तो ये H हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अब जो भी बच गया उसे सॉल्ट बना दो। अब बचा है NaO एंड Zn, तो ये बन जाएगा Na2ZnO2। एंड इस Na2ZnO2 को हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। तो Na2ZnO2 को हम सोडियम जिंकेट कहते हैं। तो इन रिएक्शन में सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनी। तो इस हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलेगा? तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का बबल बनाते हैं, एंड उसके पास एक जलती हुई कैंडल लेके जाते हैं, एंड वो बबल पॉप साउंड के साथ फूट जाता है। तो हाइड्रोजन बबल पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होता है। तो ये हो गया रिएक्शन एसिड एंड बेस का मेटल के साथ, जहाँ पर हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलती है, एंड हाइड्रोजन का बबल पॉप साउंड के साथ फूटता है। तो अब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो अब ये मेटल कार्बोनेट क्या होता है? तो ये Na2CO3, ये एक मेटल कार्बोनेट है। Na मेटल है एंड CO3 कार्बोनेट है। एंड NaHCO3, अब हाइड्रोजन लग गया बीच में, तो ये एक बाइकार्बोनेट बन गया या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। एंड ये मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ये बेसिक नेचर के होते हैं, यानी ये बेसिस की तरह काम करते हैं। तो क्या एक बेसिक चीज बेस के साथ रिएक्ट करेगी? नहीं। तो ये बेसिस के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। एंड एसिड्स के साथ ये सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों ही की तरह से रिएक्ट करेंगे। ये बनाएंगे सॉल्ट, वाटर एंड CO2। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस Na2CO3। ये एक मेटल कार्बोनेट है एंड इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये देंगे हमें सॉल्ट, वाटर एंड CO2। तो जैसे हमने पहले करा, हमें पता है वाटर मिलेगा एंड वाटर बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो HCl के साथ वाला H एंड CO3 के साथ वाला O मिलके वाटर बना लेंगे एंड हमें पता है CO2 भी बनेगी। तो CO2 के लिए कार्बन एंड ऑक्सीजन चाहिए, तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन CO2 बना लेंगे। अब बच गया सॉल्ट। अब जो बचा है उसे मिला के सॉल्ट बना दो। बच गया Na एंड Cl, तो सॉल्ट बन जाएगा NaCl। तो ये रिएक्शन है HCl प्लस Na2CO3 गिव्स अस NaCl प्लस H2O प्लस CO2। एंड सेम यही रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होगा। मेटल बाइकार्बोनेट है NaHCO3। ये सेम ही रिएक्शन हो रहा है एंड बेसिस के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो इन रिएक्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है उसे हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो उस गैस को टेस्ट करने के लिए हम उसे लाइम वाटर में से पास कराते हैं एंड लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, यानी वाइट वाइट हो जाता है। तो अब इसका रिएक्शन देखते हैं। लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस, या फिर इसे हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं एंड इससे रिएक्ट होगी CO2 एंड प्रोड्यूस होगा CaCO3 एंड H2O। तो ये CaCO3 एक प्रेसिपिटेट है, यानी ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता एंड इसकी वजह से सॉल्यूशन मिल्की हो जाती है, यानी वाइट वाइट हो जाती है। तो ये एक रिएक्शन है एंड जब हम इसमें एक्सेस ऑफ CO2 पास कराएंगे तब ये मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी, यानी वाइट वाइट कुछ नहीं रहेगा। तो अब ये रिएक्शन हो चुका एंड हमें CaCO3 एंड H2O मिल गई। तो जब हम फिर से CO2 पास करेंगे तो इसके अंदर ही तो CO2 पास करेंगे, यानी वो CO2 इससे ही रिएक्ट करेगी। जब हम एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो रिएक्शन होगा CaCO3 प्लस H2O, ये ऊपर वाला ही, एंड इससे CO2 पास कर रहे हैं यानी प्लस CO2 गिव्स अस CaHCO3 होल ट्वाइस। तो ये हमें मिला कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड ये वाटर के अंदर मिल जाता है, यानी सॉल्युबल इन वाटर। एंड जब ये वाटर के अंदर मिल जाएगा तो हमें कोई कलर नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से जब हम एक्सेस ऑफ CO2 पास कराते हैं तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है। तो एक बार फिर से देखते हैं। जब हमने एसिड को मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया तो हमें CO2 मिली, सॉल्ट मिला, वाटर मिला एंड जब हमने इस CO2 को लाइम वाटर से पास कराया तो सॉल्यूशन मिल्की होगी। तो हम इस CO2 को पास करते रहे तो वो मिल्कीनेस डिसअपीयर होगी। अब हम एसिड एंड बेस दोनों को साथ में रिएक्ट कराते हैं। तो एसिड प्लस बेस देगा सॉल्ट प्लस वाटर एंड इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रल, ना ही तो एसिडिक ना ही बेसिक, क्योंकि जो ये सॉल्ट बना है ये न्यूट्रल है, ना ही ये बेसिक है ना ही एसिडिक है। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल है HCl प्लस NaOH गिव्स अस NaCl एंड H2O। NaCl सॉल्ट है, H2O वाटर है। तो एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। एंड लास्ट में एसिड एंड बेसिस कैसे ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं एंड नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक है तो ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो एक बेसिक चीज़ एसिड के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगी, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे CuO प्लस HCl। Cu यानी कॉपर एंड कॉपर एक मेटल होता है एंड इसके साथ O लगा हुआ है यानी एक ऑक्साइड है, प्लस HCl एक एसिड है। तो ये देगा CuCl2 प्लस H2O, सॉल्ट एंड वाटर। एंड मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे। अब देखते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं
तो वो एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ एसिड प्लस बेस वाला रिएक्शन होगा, यानी सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्योंकि एसिडिक होते हैं तो वो बेस के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। जैसे हमारे पास एक नॉन मेटल ऑक्साइड है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक बेस है CaOH होल ट्वाइस। तो ये वही रिएक्शन है जब हमने लाइम वाटर के अंदर CO2 पास कराई थी, तब CaCO3 एंड H2O मिला था। तो ये CaCO3 सॉल्ट है एंड H2O वाटर। तो इस तो आज हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन एंड पीएच स्केल। तो आ गए आप। तो हमारा चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो पिछली वीडियो में हमने एसिड एंड बेसिस की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया था। तो इस वीडियो में सबसे पहले ये देखेंगे कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है एंड सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है। तो एसिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम उन्हें पानी में मिलाते हैं तब वो H+ आयंस रिलीज करते हैं। जैसे मैं एक एसिड लूँ HCl एंड इसकी एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, एक्वस यानी पानी में मिला हुआ, तब ये H+ एंड Cl- में टूट जाएगा। एंड ऐसे ही अगर मैं HNO3 को लूँ एंड उसकी एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं तो वो भी H+ एंड NO3- में टूट जाएगा। तो दोनों एसिड्स ने H+ आयन रिलीज कर दिए। तो सभी एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस रिलीज करते हैं। एंड अब एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी वाटर की बात हो रही है। तो ये H+ आयन वाटर के साथ मिलके H3O+ आयन बना लेता है एंड इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि H+ आयन फ्री नहीं रह सकता एंड क्योंकि उसके आसपास वाटर है, वाटर यानी H2O एंड H2O के साथ एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो ये बन गया H3O। H+ पे चार्ज था तो इस पे भी +1 का चार्ज है। तो एक्वस सॉल्यूशन में एसिड्स H+ आयन या फिर H3O+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करते हैं। ऐसे ही कुछ बेसिस के साथ होता है। तो अगर मैं एक बेस लूँ NaOH एंड इसकी एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं तो NaOH Na+ एंड OH- में ब्रेक हो जाएगा। एंड ऐसे ही CaOH होल ट्वाइस को अगर मैं लूँ, इसकी एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं तो ये Ca2+ एंड OH- के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। तो सारे बेसिस वाटर के अंदर OH- साइन रिलीज करते हैं। तो जैसे ट्रेन को चलने के लिए पटरी चाहिए होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए आयंस चाहिए। एंड आयंस क्या होता है? ऐसी चीजें जिन पे चार्ज हो, जैसे H+ एंड OH-। ये आयंस हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। एंड और भी आयंस हो सकते हैं जैसे Na+, Ca2+, ये भी आयंस हैं। तो अगर मैं एसिड एंड बेस को वाटर के अंदर मिलाता हूँ तो वो आयंस रिलीज करते हैं। एंड अब हमें आयंस मिल गए तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो एसिड एंड बेस की एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। एंड अगर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही तो वहां पर आयंस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहां से कंडक्ट होगी जहां पर आयंस होंगे। एंड जब हम एसिड एंड बेस को वाटर में मिलाते हैं तो हमें आयंस मिलते हैं एंड वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। अब एक टर्म जानते हैं जो है एल्कली। तो ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। पर सारे बेसिस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो जो बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे उन्हें हम एल्कली कहेंगे। तो अगर मैं एक एसिड को लूं एंड उसे वाटर में मिला दूं तो वो एसिड H+ आयंस रिलीज कर देगा। तो मान लेते हैं उसने 4 H+ आयंस रिलीज करे, हमने माना है, एक्चुअल में बहुत सारे आयंस होते हैं। तो इस सॉल्यूशन में 4 H+ आयंस है। तो अगर मैं एक फिक्स्ड वॉल्यूम में देखूं, मान लो कि ये V वॉल्यूम है, तो यहाँ पर हमें 2 H+ आयंस मिल रहे हैं। एंड अगर मैं यही सेम सॉल्यूशन दूसरे बीकर में लूं एंड उसमें थोड़ा और वाटर ऐड कर दूं, तो पहले की तरह अगर मैं फिर से देखूं उसी V वॉल्यूम के अंदर, तो इस बार मुझे एक ही H+ आयन मिल रहा है। तो अब इसी वॉल्यूम में H+ कम मिल रहा है तो हम कहेंगे H+ का अब कंसंट्रेशन कम हो गया। तो एसिड या बेस में जब हम वाटर मिलाते हैं एंड उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कुछ नहीं है,
एसिड या बेस की सॉल्यूशन में पानी मिलाने को हम डाइल्यूशन कहते हैं। एंड जब हम पानी मिलाएंगे तो H प्लस साइन या फिर OH माइनस साइंस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो यही है डाइल्यूशन। तो अब पानी की बात ही हो रही है, तो एसिड के अंदर हम पानी मिलाएंगे या पानी के अंदर एसिड मिलाएंगे? तो ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब एसिड एंड वाटर रिएक्ट करते हैं तो वो बहुत सारी हीट रिलीज करते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये हीट कम से कम निकले। तो इसके लिए हम वाटर के अंदर थोड़ा एसिड मिलाते हैं, फिर उसे मिक्स कर देते हैं, एंड फिर थोड़ा और एसिड मिलाते हैं, फिर उसे मिक्स कर देते हैं। यानी वाटर के अंदर हम एसिड मिलाते हैं, ना कि एसिड के अंदर वाटर मिलाते हैं। क्योंकि जब हम एसिड के अंदर वाटर मिलाएंगे तो बहुत सारी हीट रिलीज होगी एंड उससे हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो हम वाटर के अंदर एसिड मिलाएंगे एंड एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाएंगे। तो अब देखते हैं हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या फिर कोई बेस कितना स्ट्रांग है। तो एसिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो H प्लस साइंस रिलीज करते हैं। तो कोई एसिड कितने H प्लस साइंस रिलीज कर रहा है, अगर वो ज़्यादा H प्लस साइंस रिलीज कर रहा है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड कम H प्लस साइंस रिलीज कर रहा है तो वो वीक एसिड है। एंड ऐसे ही हम बेसिस के लिए क्या यूज़ करेंगे? बेसिस के लिए हम यूज़ करेंगे OH माइनस साइन का कंसंट्रेशन। यानी एक सॉल्यूशन में एक बेस कितनी OH माइनस साइंस देगा। अगर ज़्यादा OH माइनस साइंस देगा तो वो ज़्यादा बेसिक है, कम OH माइनस साइंस देगा तो वो वीक बेस है। तो क्या हम कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिससे हमें H प्लस एंड OH माइनस साइंस की कंसंट्रेशन पता लगे? तो यही सोच के सोरेनसन, जिन्होंने pH का कंसेप्ट दिया था, उन्होंने pH स्केल बनाया। तो ये है pH स्केल। अब ये pH नाम कैसे आया? तो pH में P यानी पोटेंस, एंड पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, एंड आगे लगाया H यानी H प्लस साइन की कितनी पावर है। तो ये pH स्केल है। ये दो पोर्शंस में डिवाइड है। ऊपर वाला पोर्शन H प्लस साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड नीचे वाला OH माइनस साइंस को। तो अगर हम सबसे पहले 0 पे देखें तो 0 पे H प्लस साइंस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो सबसे एसिडिक चीज़ का pH 0 ही होगा। एंड जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो H प्लस साइंस का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, एंड H प्लस साइंस का कंसंट्रेशन एसिडिक प्रॉपर्टी को बताता है। तो H प्लस साइन कंसंट्रेशन आगे जाने पे कम हो रहा है, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी भी कम हो रही है। एंड अगर किसी का pH 7 है तो 7 एकदम मिड पॉइंट है, वहाँ पर OH एंड H प्लस दोनों एक बराबर है। तो अगर किसी चीज़ का pH 7 है तो वो न्यूट्रल है, क्योंकि OH एंड H प्लस दोनों इक्वल है, तो वो ना ही बेसिक है ना ही एसिडिक है, तो वो न्यूट्रल है। एंड 7 से हम जब आगे जाएंगे तो आगे जाने पे OH माइनस साइन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, यानी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। यानी एक चीज़ हम कह सकते हैं, जैसे जैसे pH बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, क्योंकि OH माइनस साइन का कंसंट्रेशन pH बढ़ने पे बढ़ रहा है। एंड जैसे जैसे pH बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर कम होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एक चीज़ का pH है 5 एंड एक चीज़ का pH है 8, तो इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो 7 से पहले 5 आएगा एंड 7 के बाद में 8 आएगा। तो 5 वाली जगह हम देख सकते हैं कि H प्लस साइन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 8 वाली जगह, तो 5 ज़्यादा एसिडिक है। एंड जैसे जैसे हम 7 के पीछे चलें तो पीछे जाने पे H प्लस साइन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी एसिडिक नेचर पीछे जाने पे बढ़ेगा। एंड 7 से आगे H प्लस साइन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, वहीं OH माइनस साइन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो हम एक बात कह सकते हैं, जिसका pH 7 से कम हुआ वो एसिड होगा, एंड जिसका pH 7 से ज़्यादा हुआ वो बेस होगा। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हें बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक है। एक का pH है 5 एंड एक का pH है 2, तो तुम्हें नीचे कमेंट करके बताना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। pH की इम्पोर्टेंस को हम एवरीडे लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी एक फिक्स्ड pH रेंज के अंदर ही काम करती है, हमारी बॉडी 7 to 7.8 के pH के अंदर ही काम करती है, यानी हमारी बॉडी थोड़ी बेसिक है, क्योंकि अगर pH 7 से ज़्यादा होता है तब वो चीज़ बेसिक होती है। एंड हमने एसिड रेन का नाम तो सुना ही होगा। तो एसिड रेन में
वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है। अब पीएच कम हो गया यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो अगर बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम होता है तब हम उसे कहते हैं एसिड रेन। एंड हमने देखा होगा कहीं पर प्लांट्स बहुत अच्छे उगते हैं पर कई जगहों पे प्लांट्स एकदम उगते ही नहीं है, या कहीं पर उगते हैं पर वो अच्छे से उगते ही नहीं है। तो ऐसा पीएच की वजह से ही होता है, क्योंकि प्लांट्स को उगने के लिए एक फिक्स रेंज का पीएच चाहिए। तो जहाँ पर उन्हें उस रेंज का पीएच मिल जाता है वहाँ पर प्लांट्स बहुत अच्छे उगते हैं। एंड ऐसी जगहों पे जहाँ पर पीएच उस रेंज का ना हो तो प्लांट्स अच्छे नहीं उगते। एंड तभी हम फर्टिलाइजर्स देते हैं ताकि उस सॉइल का पीएच उसी रेंज में आ जाए जिसमें प्लांट्स अच्छे से उग सकते हैं। तो ये हो गया पीएच। तो आज हम पढ़ेंगे मोर अबाउट सॉल्ट्स। आ गए आप। इस वीडियो में हम सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो जब हम एसिड एंड बेस का रिएक्शन कराते हैं तब हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो अब समझते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। तो अगर हम एक एसिड ले, एसिड वो चीजें होती है जिनमें H+ आयंस होते हैं। तो एसिड हमारे पास HX, मान लो ये एक एसिड है, यहाँ पर H है हाइड्रोजन एंड X कुछ भी हो सकता है। एंड हम एक बेस को लेते हैं जो है YOH, यहाँ पर OH क्या है, OH- आयन, एंड Y कुछ भी हो सकता है। तो XH एक एसिड है, जब हम इसकी सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये H+ आयन देगा। एंड अब बचा क्या X, तो ये X भी X- आयन बना लेगा। तो XH X- एंड H+ में टूट गया। ऐसे ही YOH जो कि एक बेस है एंड बेसिस क्या देते हैं, OH- आयन, तो ये Y+ एंड OH- में डिसोशिएट हो जाएगा। अब क्योंकि ये सारे आयंस एक ही सॉल्यूशन में, तो H+ एंड OH- ये दोनों अपोजिट चार्ज है एंड ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो ये दोनों कंबाइन होके H2O बना लेंगे, यानी वाटर मिल गया। अब बचा X- एंड Y+, तो ये दोनों भी अपोजिट चार्ज है, तो ये दोनों मिलके YX सॉल्ट बना लेंगे। तो ऐसे एक सॉल्ट बनता है एसिड एंड बेस से। तो ये सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है एंड बेसिक भी हो सकता है। तो अब समझते हैं कि कैसे एक सॉल्ट न्यूट्रल होगा, कैसे एसिडिक होगा एंड कैसे बेसिक होगा। तो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ले एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस को ले, तो अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, ज़्यादा H+ आयंस रिलीज करते हैं सॉल्यूशन में। एंड मान लेते हैं कि इस स्ट्रॉन्ग एसिड ने 10 H+ आयंस रिलीज करे, तो हमारे पास बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो वो भी 10 OH- आयंस रिलीज करेगा। तो 10 H+ आयन 10 OH- आयन मिलके क्या बनाएंगे, 10 H2O। तो अब सॉल्यूशन में H+ आयन या फिर OH- आयन तो है ही नहीं, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक बना दे। क्योंकि अगर H+ आयन होते तो सॉल्यूशन एसिडिक होती एंड अगर OH- आयन होते तो सॉल्यूशन बेसिक होती। पर यहाँ पर दोनों मिलके वाटर बना लेंगे, तो ना ही H+ आयन होंगे ना ही OH- आयन होंगे, तो ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड NaOH जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बनाएंगे NaCl प्लस H2O। NaCl सॉल्ट है एंड ये सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। एंड अब देखते हैं कब एक सॉल्ट एसिडिक होगा। तो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को लें एंड वीक बेस को लें तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी वो ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेगा। एंड मान लेते हैं कि उसने 10 H+ आयन रिलीज करे पर हमारा बेस वीक है यानी ये कम OH- आयन रिलीज करेगा। तो हम मान लेते हैं कि बेस ने 5 OH- आयन रिलीज करे, तो ये 5 OH- आयन्स एंड 5 H+ आयन्स मिलके 5 H2O बना लेंगे। पर अब हमारे पास 5 H+ आयन और बच गए, इनके साथ रिएक्ट करने वाला कोई OH- आयन नहीं है। तो इन H+ आयन्स की वजह से जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। तो इसका एग्जाम्पल है HCl प्लस KOH। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मिलके बनाएंगे KCl एंड H2O। KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड एंड ये एक सॉल्ट है
एंड कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट। एंड ऐसे ही अगर हम एक वीक एसिड को लें एंड स्ट्रॉन्ग बेस को लें, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, ज़्यादा OH माइनस साइन रिलीज करेगा, पर वीक एसिड कम H प्लस साइन रिलीज करेगा। तो वो कम H प्लस साइन कुछ OH माइनस साइन से रिएक्ट करके H2O बना लेंगे एंड बाद में बचेगा क्या, बचेंगे OH माइनस साइन, क्योंकि वो ज़्यादा थे। तो इन OH माइनस साइन की वजह से ही जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, H2CO3 प्लस NaOH। H2CO3 एक वीक एसिड है एंड NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये रिएक्ट करके बनाएंगे Na2CO3 एंड वाटर। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, एंड ये एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से मिलके बना है। तो ऐसे सॉल्ट या तो न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि NaCl एंड KCl में क्या कॉमन है, तो तुम देख के बता सकते हो इन दोनों में क्लोरीन कॉमन है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है एंड वो फैमिली है क्लोराइड सॉल्ट की। क्लोराइड क्योंकि इन दोनों में क्लोरीन है। एंड ऐसे ही अगर हम NaCl एंड Na2CO3 में देखें, तो इन दोनों में Na कॉमन है, यानी सोडियम कॉमन है। तो ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि है सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली, क्योंकि दोनों में सोडियम है। तो अब देखते हैं कुछ कंपाउंड्स को, एंड उन कंपाउंड्स में कुछ सॉल्ट्स होंगे एंड कुछ उन सॉल्ट से बने हुए कंपाउंड्स होंगे। तो सबसे पहले सबसे कॉमन चीज से स्टार्ट करते हैं, जो है कॉमन सॉल्ट, जो हम रोज खाने में मिलाते हैं, वही सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। इसका यूज हम खाने में भी करते हैं एंड इससे बहुत सारे कंपाउंड्स भी बनते हैं, जैसे NaOH बनता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम इस सॉल्ट को लें, NaCl को, एंड इसे वाटर में मिलाते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनेगी उसे हम कहते हैं ब्राइन। एंड उस सॉल्यूशन के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं, उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होगा एंड हमें NaOH मिल जाएगा। यानी जब हम सोडियम क्लोराइड जो है NaCl उसकी एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएं, तब हमें NaOH मिल जाएगा। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन है NaCl प्लस H2O। H2O प्लस H2O इसलिए क्योंकि हमने इसे वाटर में मिला दिया, तो ये वाटर से तो रिएक्ट करेगा ही। एंड अब हमने दी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बनाएगा NaOH, Cl2 एंड H2। Cl2 क्लोरीन गैस है, H2 हाइड्रोजन गैस है। तो अब हमें मिला NaOH, एंड NaOH क्या था, एक बेस। एंड ऐसे बेसेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। तो NaOH एक एल्कली है, हमें इस प्रोसेस से क्लोरीन भी मिल रहा है। तो इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इससे क्लोरीन एंड एक एल्कली दोनों मिल रहा है। तो ये एक क्लोरो एल्कली प्रोसेस है। इससे हमें मिला NaOH, Cl2 एंड H2। तो अब इन सभी के यूजेस देखते हैं। पहले देखते हैं यूजेस ऑफ NaOH। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज हम डीग्रीसिंग में करते हैं। अगर कोई मेटल है एंड उस पे कोई ग्रीस या ऑयल लग गया, तो उसे हटाने के लिए हम NaOH का यूज करते हैं, यानी डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। साबुन एंड डिटर्जेंट बनाने में भी NaOH काम में आता है एंड पेपर मेकिंग में भी NaOH काम में आता है। तो ये हो गए NaOH के सारे यूजेस। पर अब ये तुम्हें याद भी होनी चाहिए, तो इन्हें लर्न करने के लिए तुम थोड़ा क्रिएटिव बनो एंड कुछ सेंटेंसेस बनाओ। जैसे अगर तुमने कोई गलत काम करा है एंड तुम पकड़े गए, तो अब तुम अपनी दीदी एंड पापा को सॉरी बोल रहे हो, तो तुम क्या कहोगे, दीदी पापा सॉरी। तो दीदी में दो दी है। पहला डी ग्रीसिंग के लिए, दूसरा डी डिटर्जेंट के लिए। अब पापा भी है, पापा यानी पेपर, सॉरी यानी सोप। तो हमने सारे यूजेस को एक लाइन में लिख दिया, तो अब हमें इन्हें याद करने में भी आसानी होगी। तो केमिस्ट्री में भी तुम्हें ऐसे ही करना है, थोड़ा क्रिएटिव बनो एंड कुछ ट्रिक्स बनाओ। अब देखते हैं क्लोरीन के यूजेस। क्लोरीन यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में, पीवीसी को मैन्युफैक्चर करने में एंड डिसइंफेक्टेंट्स में। तो इसकी भी कुछ ट्रिक बनाओ एंड नीचे कमेंट करो, क्योंकि इनमें समझाने का कुछ नहीं है, ये तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। अब देखते हैं हाइड्रोजन के यूजेस। हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह यूज होता है, जैसे रॉकेट्स में। हाइड्रोजन को हम मार्जराइन में भी यूज करते हैं। अब ये मार्जराइन क्या होता है, नकली बटर को ये मार्जराइन कहते हैं।
तो उस नकली बटर को बनाने में भी हाइड्रोजन गैस यूज होती है एंड हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है फर्टिलाइजर्स के लिए। एंड अब मैंने तुम्हें सारे यूजेस बता दिए, इनमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, तो इन्हें याद करना है तुम्हें। एंड याद कैसे करोगे? ट्रिक बना के। एंड वो ट्रिक नीचे शेयर करना मत भूलना। तो इस वीडियो को यहाँ आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स। तो आ गए आप। इस वीडियो में हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। उनमें से सबसे पहला सॉल्ट है CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो जब हम क्लोरीन गैस को स्लेक लाइम से रिएक्ट कराते हैं तो हमें CaOCl2 मिलता है। स्लेक लाइम यानी CaOH होल ट्वाइस। तो जब इससे क्लोरीन रिएक्ट करती है तो वो CaOCl2 एंड वाटर बना लेती है। एंड CaOCl2 हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। तो ये इसे प्रिपेयर करने का तरीका है। अब देखते हैं इसके यूजेस। तो इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी स्ट्रेन या कलर को हटाना या किसी चीज को साफ करना। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम कॉटन एंड लेनिन को ब्लीच करने में करते हैं। लेनिन एक तरह का कपड़ा होता है, इन्हें ब्लीच करने के लिए या साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। एंड पेपर बनता है वुड से, तो उस वुड पल्प को साफ करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। एंड हम कपड़ों को ब्लीच करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। इतनी चीजों को ये साफ कर सकता है। तो हमारे वाटर को भी ये साफ कर सकता है, यानी जर्म्स को मार सकता है। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ये कैसे बना एंड इसके यूजेस तुम्हें याद होने चाहिए। तो अब देखते हैं दूसरा सॉल्ट जो है बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। का फॉर्मूला होगा सोडियम यानी Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3 यानी NaHCO3। तो ये बनाना बहुत आसान है पर थोड़ा लेंथी है। तो हमें करना क्या है, हमें लेना है कॉमन सॉल्ट, उसे पानी में मिलाना है एंड उसमें फूंक मारनी है एंड बाद में उसमें अमोनिया मिलाना है। तो हम NaCl को वाटर में मिलाएंगे यानी NaCl प्लस H2O करेंगे, फिर उसमें फूंक मारेंगे यानी उसमें CO2 मिलाएंगे तो प्लस CO2 एंड बाद में अमोनिया मिलाएंगे, अमोनिया होती है NH3। तो इस रिएक्शन से हमें मिलेगा NaHCO3 एंड NH4Cl। तो ऐसे हमें बेकिंग सोडा मिल गया एंड NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड। तो ये बेकिंग सोडा बनाने की रेसिपी है एंड ये एक माइल्ड बेसिक सॉल्ट है। माइल्ड का मतलब वीक एंड हम इसे खाने में भी यूज करते हैं। तो अगर हमने इसे किसी खाने में डाल रखा है एंड वो खाना पक रहा है तो ये भी पकेगा यानी हीट होगा। तो जब ये हीट होता है यानी NaHCO3 जब हीट होता है तो Na2CO3 मिलता है, हमें H2O मिलता है एंड CO2 मिलता है। तो जब ये खाने में पकता है तो ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को तुम संभाल के रखना, आगे भी काम आएगा। एंड अब देखते हैं इसके यूजेस। ये बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। ये बेकिंग पाउडर क्या होता है? जब बेकिंग सोडा टार्टेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेकिंग पाउडर बनाते हैं। इमली के अंदर जो एसिड होता है वो टार्टेरिक एसिड होता है। तो बेकिंग पाउडर हो गया NaHCO3। टार्टेरिक एसिड एक एसिड है एंड एसिड्स क्या देते हैं? H+ साइन। इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने के लिए हम सिर्फ H+ का यूज करते हैं। तो ये दोनों रिएक्ट करके हमें देंगे वाटर, CO2 एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। एसिड कौन सा? टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हमें मिलेगा। तो ऐसे बेकिंग पाउडर मिलता है। तो इस रिएक्शन से जो ये CO2 निकली तो ये गैस खाने से बाहर निकलने की कोशिश करेगी एंड निकल भी जाएगी एंड निकलने के लिए ये अपना रास्ता बनाएगी। तो उस रास्ते की वजह से जिस भी चीज में ये रिएक्शन हो रहा होगा उसमें पोर्स हो जाएंगे एंड पोर्स की वजह से वो स्पॉन्जी हो जाएगा। तुम किसी भी स्पॉन्जी चीज को देखना, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे ब्रेड एंड केक, वो स्पॉन्जी CO2 की वजह से ही होते हैं। तो जो इस प्रोसेस से CO2 बनी उससे केक एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाते हैं। एंड जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है उस वक्त हमारे पेट में एसिड कंटेंट बढ़ जाता है एंड हमारा पेट दर्द करता है। उस वक्त अगर हम कोई बेस लें तो उस बेस से वो एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा एंड हमारी एसिडिटी दूर हो जाएगी। तो ऐसे बेसिस जो हमारे पेट के अंदर वाले एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें हम एंटासिड्स कहते हैं। एंड उन एंटासिड्स में NaHCO3 भी यूज होता है। यानी बेकिंग सोडा
एंटासिड्स में भी डलता है एंड ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम में आता है। तो ये हो गए इसके यूजेस एंड प्रिपरेशन मेथड। अब हमारे दो सॉल्ट्स और रह गए। उन सॉल्ट्स में वाटर है यानी H2O मॉलिक्यूल्स है। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं, जैसे Na2CO3.10H2O। तो इसमें जो ये 10H2O है इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, यानी जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्ट के क्रिस्टल के अंदर होते हैं। क्रिस्टल यानी दाना, उस क्रिस्टल में ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड रहते हैं। तो क्रिस्टल के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एंड इन वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से कोई सॉल्ट गीला नहीं हो जाता। तो अगर तुमसे कोई पूछे Na2CO3.10H2 क्या ये गीला है? नहीं, ये गीला नहीं है, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस सॉल्ट के क्रिस्टल के अंदर है। एंड ऐसे ही CuSO4.5H2O, इसके अंदर भी 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे सॉल्ट्स जिनमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता उन्हें हम अनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं, जैसे NaCl, NaHCO3। ये अनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स थे क्योंकि इनमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं थे। तो अब हम कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला हाइड्रेटेड सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। तो वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा से ही बनता है। मैंने थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन के बारे में कहा था कि वो आगे काम आएगी। तो वो रिएक्शन बेकिंग सोडा को हीट करने पे होती है। वो रिएक्शन थी 2NaHCO3 ऑन हीटिंग गिव्स अस Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ से हमें Na2CO3 मिल गया। अब कमी किसकी है? कमी है वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो हम इस सॉल्ट को जो है Na2CO3 इसे 10 H2O मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करा दें तो वो H2O मॉलिक्यूल्स इसके क्रिस्टल में घुस जाएंगे एंड बन जाएगा Na2CO3.10H2O। तो ऐसे हमारा वॉशिंग सोडा बन गया। हमने करा कुछ नहीं, बेकिंग सोडा को लिया, उसे हीट करा, उससे जो सॉल्ट मिला उससे पानी में मिला दिया, उसे पानी से रिएक्ट कराया एंड हमारा वॉशिंग सोडा मिल गया। तो वॉशिंग सोडा के यूजेस देखते हैं। वॉशिंग सोडा को हम ग्लास, पेपर एंड सोप इंडस्ट्री में काम में लेते हैं। एंड क्योंकि इसका नाम वॉशिंग सोडा है तो इसे हम एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं। एंड इसका एक और काम है। दो तरह का वाटर होता है, एक होता है नॉर्मल वाटर एंड एक होता है हार्ड वाटर। तो जो हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा काम में आता है। तो ये हो गया वॉशिंग सोडा। अब एक हमारा लास्ट सॉल्ट रह गया जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर CaSO4.5H2O। आधा पानी का मॉलिक्यूल थोड़ी हो सकता है, तो ये हाफ H2 एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, पर दो CaSO4 मॉलिक्यूल्स के साथ एक H2O जुड़ा हुआ होता है। तो ये असल में ऐसे एग्जिस्ट करता है, पर क्योंकि हम यहाँ पर एक CaSO4 की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम हाफ H2O लिखते हैं। क्योंकि दो के साथ एक H2O जुड़ा हुआ है तो एक के साथ हाफ H2O होगा। तो इसका फॉर्मूला है CaSO4.5H2O। Ca यानी कैल्शियम, SO4 यानी सल्फेट एंड हाफ H2O, हाफ को हम कहते हैं हेमी, H2O हाइड्रेट। तो इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो अब इसे बनाते कैसे हैं? इसे बनाने के लिए हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं, तब वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है एंड बन जाता है CaSO4.5H2O या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमने जिप्सम को लिया, उसे हीट करा एंड हीट 373 केल्विन पर करा एंड हीट करने पे उसने अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर दिए एंड बचा आधा वाटर मॉलिक्यूल एंड वो बन गया CaSO4.5H2O। एंड यही है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम फिर से जिप्सम बना सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.5H2O। अगर इसके साथ 1.5 H2O रिएक्ट करे तो वो बनेगा CaSO4.2H2O। हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, पूरा 2H2O बन गया एंड यही है जिप्सम। तो हम जिप्सम को हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिर से जिप्सम बना सकते हैं। तो अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस देखते हैं। तो जब किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर्स प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही उन फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट देते हैं
एंड टॉयज बनाने के काम में भी ये यूज होता है और इंटीरियर डेकोरेशन के लिए भी इसे हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड यहाँ पर ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस हैं उन्हें तुम एक पेज पे लिख लो एंड उसे रोज देखा करो, ऑटोमेटिकली वो तुम्हें याद हो जाएंगे। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर।